हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूँ पेन पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट एंड एरर्स और पूरे तरीके से देखेंगे और एक एक पॉइंट को देखेंगे। सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए चलेंगे, जो कि हमारे लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल, मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल आना ही है। तो चलिए अपने पेपर कॉपी के तरफ चलते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये लगभग 1 शॉर्ट वीडियो होगा हमारा और इसमें हम लोग पूरी तरीके से यूनिट एंड मेजरमेंट के एक एक पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिली। तो इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट को विद सिंगल पॉइंट भी इसके मिस नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होते हैं जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ऐसे कह सकते हैं इसको सख्त लौंडा, मतलब कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ये टोटल हमारे 7 होते हैं और ये होते हैं लेंथ, मतलब इनको डेराइव करने के लिए, इनको लिखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला है लेंथ। तो लेंथ को लिखने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो लेंथ को देखा जाए तो मीटर में हम लोग नापते हैं और इसका एम होता है, ठीक है। मास को देखा जाए तो किलोग्राम होता है, इसको केजी में नापते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर इनका लेंथ का डायमेंशन देखा जाए तो एल से डिनोट करते हैं, मास का डायमेंशन देखा जाए तो एम से, और टाइम देखा जाए तो टाइम को हम लोग सेकंड में काउंट करते हैं और इसका सिंबल होता है एस, और इसको हम लोग टी देते हैं, टाइम का डायमेंशन टी देते हैं। अगर देखा जाए टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में काउंट करते हैं। ये एसआई यूनिट्स है सारे। इसका डायमेंशन के होता है या फिर थीटा से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस को जब हम काउंट करते हैं तो इसको मोल में काउंट कर रहे होते हैं और इसका सिंबल लिखते हैं MOL, ठीक है। और इसका डायमेंशन भी MOL, मोल लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में काउंट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल होता है A। करंट का एम्पेयर होता है और इसको I या फिर A से डिनोट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में। लुमिनेट इंटेंसिटी का हम लोग कैंडेला में काउंट करते हैं, इसका डायमेंशन की ज़रूरत हमें नहीं है। अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होते हैं, ठीक है। ये हो गए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होते हैं। ये भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। पहला प्लेन एंगल है जिसको रेडियन बोलते हैं और सॉलिड एंगल है जिसको स्ट्रेडियन बोलते हैं, और ये दोनों के दोनों डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे मेजरेबल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि नंबर होगा, और उसका यूनिट होगा, जैसे 5 kg, 10 kg, 6 kg, ठीक है, 4 मीटर, 2 मीटर। तो ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी में एक मेजरेबल क्वांटिटी होगा, दूसरा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, यूनिट होगा और मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, यूनिट को यू से, ठीक है। तो एन और यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एन यू कांस्टेंट होगा। तो एन यू मतलब कि ये नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटा होगा। अगर देखिए अगर मीटर है तो मीटर में हम लोग काउंट करते हैं, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर का यूनिट यहाँ पे छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है 100 सेंटीमीटर, तो यूनिट यहाँ पे छोटा हो गया। तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/u के, ठीक है। एन ऐसे बोल सकते हैं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू,
या फिर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, यहाँ यानी कि n u कांस्टेंट होगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, और इसको हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, कोई भी बड़ा यूनिट है उसको छोटा यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं इस मदद से। अगर इस फार्मूला का ग्राफ देखें तो n इधर रखते हैं, u इधर रखते हैं, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो n u रखते हैं यहाँ पे और u रखते हैं, तो ये कांस्टेंट होगा, ये u बढ़ने से ना बढ़ेगा और ना घटेगा। अब देखिए यूनिट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला, यूनिट जो होगा ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे ये यूनिट काम कर रहा है लेकिन चाइना में गए तो काम नहीं कर रहा है, रसिया में काम नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा यूनिट, उसको यूनिट हम नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, तो दुनिया के कहीं भी कोने में आप चले जाइए, किसी भी कोने में आपको मीटर में काउंट कीजिएगा तो चलेगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। दूसरी, मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, ये इनवेरिएबल होनी चाहिए, कहीं वेरी नहीं करनी चाहिए, और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मस्ट बी ऑफ सूटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल, इसका साइज सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यूनिट हमने बना दिया कि जिसको काउंट ही कोई यूज़ ही नहीं है, उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, फिर उसका साइज बहुत छोटा हो गया, ऐसा कोई हम लोग नहीं यूज करते हैं, और ये ईजिली अवेलेबल होना चाहिए हमारे यूज़ के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालेंगे किस तरीके से, तो देखिएगा, एरिया तो लेंथ स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, तो लेंथ स्क्वायर होगा, तो इसका जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो m का पावर 0 यानी कि m 1 है और t का पावर 0 और l स्क्वायर है, लेंथ कितना है 2 है, तो यहाँ पे l का पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, वॉल्यूम आता है l क्यूब। ठीक है, तो m का पावर 0 l क्यूब और t का पावर 0। अब ये नहीं भी लिखेंगे हम लोग तो चलेगा। ठीक है, केवल l का पावर 3 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेंथ बट्टे टाइम, तो इसका हम लोग जब डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे तो m नॉट l लिखेंगे और t-1। देखिए इसमें मीटर है तो मीटर का l लिख दिए और सेकंड का t इनवर्स लिख दिए। ठीक है, सेकंड नीचे है तो टाइम ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो l t-1। एक्सेलरेशन जो होता है हम लोग का, एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन लेंथ बटे टाइम का स्क्वायर होता है, तो इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो एल टी और का पावर -2 और m का पावर 0 है, तो ये ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अब देखिए फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आ गया इसमें, तो हम लोग के मास के लिए m यूज़ करेंगे और a के लिए LT-2, तो ठीक है MLT-2। अब देखिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी या फिर वर्क का होता है mgh, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही वर्क का डायमेंशन होगा, और इसको हम लिखते हैं m का डायमेंशन हो जाएगा m और g का डायमेंशन हो जाएगा l और t-2। g एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल अंडर एक्सेलरेशन होता है, और h का एक और डायमेंशन हम इसको जोड़ देंगे तो ml² t-2। ऐसे करके हम लोग डायमेंशन को डराइव करते चलेंगे। वर्क का देखें तो वर्क हो गया हम लोग का, तो पावर जो होता है वर्क बटे टाइम, तो पावर का जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख के टाइम से डिवाइड कर देंगे तो टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, यानी कि t का पावर 3, तो ये हो जाएगा ml² t का पावर -3। मोमेंटम का देखा जाए तो m इंटू v। अब मास के लिए m आता है और v के लिए LT-1 आता है, तो ये हो जाएगा MLT-1। इम्पल्स का हो जाएगा डेल mv का मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, और इसका हो जाएगा MLT-1, यानी कि डायमेंशन और इम्पल्स, मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम हो गया। अगला है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है
आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, पी मोमेंटम है तो ml² t-1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही टॉर्क का देखा जाए तो आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ, आर क्या है रेडियस है और एफ फोर्स है, तो इसको करेंगे तो ml² t-2 होगा। अगला है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये होता है थीटा बट्टे टाइम। तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि ये प्लेन एंगल है, तो इसको लिखेंगे टाइम इनवर्स। आगे देखते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका होता है वॉल्यूम, मास का m होगा और भी वॉल्यूम का L³ होगा, तो L³ होगा तो ऊपर जाएगा तो L का पावर -3 हो जाएगा, तो इसका डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा ml-3। ये जितने भी आपको डायमेंसिटी देख रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला देख रहे हैं, ये सीधे पूछ दिए जाएंगे आपको या फिर डेरिवेशन में ये काम आएंगे, ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद रखिए। लीनियर मास डेंसिटी की बात करें तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। इसका होता है ml-1। चार्ज का देखा जाए तो I इंटू टाइम, ठीक है, I इंटू टाइम, तो इसको बोलते हैं AT, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का देखा जाए तो थीटा पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज डेंसिटी मतलब Q पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज को हम लोग लिखते हैं AT और वॉल्यूम का ऊपर जाएगा तो L का पावर -3 हो जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का Q/लेंथ, लीनियर जब भी आ जाए तो पर यूनिट लेंथ में हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, चार्ज को, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर Q पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ का ऊपर जाएगा तो AT/L-1 हो जाएगा। एरियल चार्ज डेंसिटी बराबर Q, ठीक है, बट्टे लेंथ का स्क्वायर पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी और इसको डिनोट करते हैं AT-L-1, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रिलेटिव डेंसिटी, ये डायमेंशनलेस होते हैं। और पीछे हम लोग देखा था सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, वो भी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अब देखिए लाइट ईयर, रेडियस ऑफ जाइरेशन, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सारे यूनिट किसके हैं, लेंथ्स का। लाइट ईयर, रेडियस ऑफ जाइरेशन, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन सारे से हम लोग लेंथ को डिनोट करते हैं, बड़े से छोटे लेंथ को, और इसका यूनिट होगा अपना लेंथ, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी और सारे एक्सेलरेशन, जितने तरह के एक्सेलरेशन बने हुए हैं सारे का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उस सेम होगा L-T-2। ध्यान रखिएगा, ये सीधे पूछ लिए जाएंगे आपसे। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा L-T-2। देखिए अगला देखते हैं, वेट, थ्रस्ट, नॉर्मल फ्रिक्शन, ठीक है, नॉर्मल फ्रिक्शन और जितने भी तरह के फोर्स हैं, ठीक है, ये सारे फोर्स है, वेट भी फोर्स है, थ्रस्ट भी फोर्स है, नॉर्मल भी फोर्स है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, और जितने तरह का फोर्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा mL-T-2, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको G बोलते हैं, तो फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे जब हम लोग फार्मूला, तो G m1m2/r², ये फार्मूला होता है जो कि आप पढ़ के आए होंगे, 10th में भी पढ़ा होगा या फिर 9th में पढ़ा होगा, जरूर एक बार इसको। तो अगर G यही होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, और G को निकालेंगे तो G यहाँ आएगा, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा नीचे और ये चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा अपना फार्मूला Fr²m1m2, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का लिखेंगे, रेडियस का लिखेंगे और मास का लिखेंगे, तो ये हमारा पूरी तरीके से आ जाएगा m⁻⁻L³ T-2, ठीक है।
तो ये अपना निकल के आता है फोर्स का, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जी का, हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला आता है। अगला देखेंगे फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो देखिए एफ बराबर होता है के एक्स, एक्स लेंथ होता है जो स्ट्रेच किए जाते हैं किस में, स्प्रिंग में, तो वो फोर्स बराबर के एक्स होता है। और ये के जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के बराबर एफ बट्टे एक्स, एफ डिवाइडेड बाई एक्स। और ये जब करेंगे तो फोर्स का ऊपर लिखेंगे और एक्स का डायमेंशन नीचे, तो ये आ जाएगा mt-2। ठीक है, आगे देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट पर यूनिट टाइम को हम लोग बोलते हैं इक्वल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू के इंटू डेल्टा टी बटे लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू के इंटू डेल्टा टी बटे लेंथ। अब के को हम लोग इधर लाएंगे तो ये हीट चला जाएगा नीचे और टाइम चला जाएगा ऊपर, और जब इसको डेराइव करेंगे लिखेंगे सारा का, टाइम का टी हो जाएगा। हीट का एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वही हीट का होता है। तो जब हम लोग लिखेंगे इसको तो ये हमें निकल के आएगा थर्मल कंडक्टिविटी बराबर ml का पावर -1 t का पावर -3 और थीटा का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, अगला है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी बराबर देखिए सबसे पहले एफ लिखते हैं फोर्स, तो फोर्स बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट एफ के पास जाएगा तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे कांस्टेंट है, इसको उड़ा दो, एक 1/4 पाई क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 FR स्क्वायर। जब इसका डायमेंशन लिखेंगे Q का डायमेंशन होता है A और T, मतलब एम्पेयर टाइम। ठीक है, एम्पेयर इंटू टाइम बराबर Q होता है, मतलब चार्ज होता है। ठीक है, तो M इनवर्स आएगा, L का पावर -3 आएगा, एक स्क्वायर आएगा, T का पावर 4 आएगा। तो ये हमारा परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ये डायरेक्ट पूछा गया है हमारे एग्जाम में। ये देखा जाए तो नीट एग्जाम में थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ लिया गया था। ठीक है, इसका यूनिट भी पूछ लिया गया था, इसका डायमेंशन भी पूछ लिया गया था। अब देखिए इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बराबर, देखिए इसको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो फार्मूला है एक्चुअल फार्मूला से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग इजीली निकालेंगे। तो हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ये हीट बराबर हीट प्रोड्यूस होता है, तो उस समय का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हम लोग आर को लिखेंगे तो एच बटे आई स्क्वायर टी। ठीक है, और इसको एच का हम लोग डायमेंशन जब लिखेंगे, एच का डायमेंशन लिखेंगे तो ये अपना हो जाएगा हीट का, यानी कि एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। आई का डायमेंशन लिखेंगे तो ये करंट का डायमेंशन लिख देंगे और टी टाइम हो जाएगा। तो इसका जब डायमेंशन लिखेंगे टोटल तो ml स्क्वायर ए एम्पेयर का पावर -2, यहाँ पे स्क्वायर में है तो -2 हो जाएगा और t -3 हो जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ठीक है, और सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए सेल्फ इंडक्शन जो होता है E बराबर होता है E बराबर हाफ LI स्क्वायर। L बराबर होता है ई बटे आई स्क्वायर। ठीक है, ये आई स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब इसका डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे ई का, तो ई क्या है, एनर्जी है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वर्क के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग ml स्क्वायर T-2 और ए का -2। ठीक है, ए का पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा हमारा सेल्फ इंडक्शन का। ठीक है, अगला है परमिएबिलिटी। तो एफ बराबर होता है म्यू0 बटे 2 पाई I1 I2 डी बटे आर। ठीक है, डी बटे आर। तो ये जो म्यू0 है इसको यहाँ लाएंगे हम लोग और एफ आ जाएगा अपना क्या, और ये चला जाएगा आर ऊपर चला गया एफ आर, और I1 I2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ये हम लोग का 2 पाई कांस्टेंट है। तो म्यू0 का हम लोग को जब ऐसे डिराइव करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो म्यू0 क्या हो जाएगा, म्यू0 बराबर हो जाएगा एफ आर बटे I1 I2
और इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग I1 I2 और इसका सारा का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पता है, जब लिखेंगे तो ये कट के कुछ ml²t-2 और a का पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, अगला है प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट बराबर होता है प्लैंक कांस्टेंट, देखिए तो E बराबर HF होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, आगे पढ़ेंगे। E बराबर HF होता है, तो H को हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट और F जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो H बराबर E/F होता है। तो ये हो गया ml²t-2 एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला तो ये हो जाएगा कट के ml²t-2। और ये जो इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बराबर भी इसका डायमेंशनल फार्मूला एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। अगला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है dQ/Tm। ठीक है, dQ/Tm इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो L²t-2 और थीटा का पावर -1 होगा। अगला देखिए लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बराबर Q बराबर ml होता है, L को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, तो L बराबर Q/m। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हीट के जैसा, Q का डायमेंशनल फार्मूला हीट का लिखेंगे यानी कि एनर्जी का लिखेंगे, तो ये हो जाएगा L²t-2। अगला है गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट PV बराबर nRT होता है, R बराबर PV/NT। ठीक है, जब हम लोग P और V का पता ही है और N और T का पता है, N क्या है मोल है। ठीक है, और T टाइम है, तो जब हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो ml²t-2 मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, और ये होगा इक्वल किसके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के और इंट्रोपी के। यही डायमेंशनल फार्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंट्रोपी का होगा। जब आप लोग गैस कांस्टेंट का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला गैस कांस्टेंट का निकाल लेते हैं तो हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंट्रोपी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा गैस कांस्टेंट का हमेशा इक्वल होगा डायमेंशनल फार्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंट्रोपी के बराबर होगा, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट का था एंगुलर मोमेंटम के बराबर। अब है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है L/t-2 यानी कि एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी कि KQ/R होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर देखा जाए तो KQ/R होता है इसका फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F/Q होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है F/Q। जब हम लोग F का लिखेंगे फोर्स का और Q का, तो ये हमारा आएगा mL/T-3A इन्वर्स। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का देखा जाए तो F बराबर QVB, B यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब हम लोग B निकालेंगे तो F/QV, फोर्स का पता है, Q का पता है और V का पता है, तो हम लोग जब इसका लिखेंगे तो mL का पावर 0 हो जाएगा, L यहाँ पे बचेगा, T का पावर -2, I का पावर -1 हो जाएगा। देखिए रेसिस्टिविटी का देखते हैं तो RA/L होता है, रेसिस्टिविटी का RA/L। तो R का लिखेंगे mL³T-3A का पावर -2, R का लिखेंगे, A का लिखेंगे, L का लिखेंगे, कुछ कटना होगा तो कटेगा, हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ये आ जाएगा mL³T-3A -2। यहाँ पर M क्या है मास है, L क्या है लेंथ है, T क्या है, T क्या है टाइम है और A क्या है एम्पेयर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो पहली बात कि क्या एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि N1U1 बराबर N2U2। हम लोग टोटल डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग इसी का यूज करेंगे कन्वर्सन में। ठीक है, तो हम लोग छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूला का। ये डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है पहला। दूसरी बात कि हम लोग एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं फार्मूला का, या फिर किसी भी इक्वेशन का एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग किसी भी इक्वेशन का हम लोग एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला डेरिवेशन ऑफ यूनिट को डेराइव कर सकते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। पहला हम लोग कैसे करेंगे, एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए डायमेंशनली करेक्ट जो इक्वेशन होंगे वो या तो करेक्ट होंगे या फिर करेक्ट नहीं होंगे। करेक्ट हो भी सकते हैं, डायमेंशनली अगर करेक्ट हैं तो वो इक्वेशन सही हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, तो वो ऑलवेज इनकरेक्ट होगा, कभी वो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर एक्यूरेसी वी नीड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनेटिक्स। अगर एक्यूरेसी जांच करना है तो हम लोग होमोजीनेटी का प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो देखिए डायमेंशन जो होगा एलएचएस में जो डायमेंशन आएगा वो आरएचएस में आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर आएंगे, तभी हम उसको सही फॉर्मूला बोलेंगे। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहली बात, टू क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। दो क्वांटिटी ऐड किए जा सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। दो क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओनली व्हेन द डायमेंशंस आर सेम। अब केजी को केजी में ऐड कर सकते हैं या फिर केजी को केजी से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग लेंथ को केजी से कभी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर ऐड लेंथ को हम लोग केजी में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल ये कहता है, पहली डिवीजन और प्रोडक्ट पॉसिबल है, जैसे लेंथ पर यूनिट टाइम, तो ये पॉसिबल है डिवीजन या फिर एटी, ठीक है, एम्पेयर इनटू टाइम, जो चार्ज का डायमेंशन होता है वो एटी होता है। तो डिवीजन या फिर प्रोडक्ट करना ये अलाउ होता है डायमेंशनल एनालिसिस में, लेकिन दो डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड करना या फिर सब्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। दोनों का सेम डायमेंशन होनी चाहिए, तभी हम लोग ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ई डायमेंशनल लेस होता है, डायमेंशन लेस। तो ई का पावर ए बी, ई का पावर एन बी या फिर एल एन ए बट्टे बी या फिर साइन ए बी, ये जो हैं इनको हम लोग डायमेंशन लेस लेते हैं। ये हमेशा डायमेंशन लेस होंगे। देखिए ई का पावर ए बी होगा, ई का पावर एन बी होगा, एल एन ए बी, साइन ए बी, जब भी ये आए तो इनको डायमेंशनलेस आँख बंद करके मान लेना। तो जब इनको डायमेंशनलेस मारोगे तो v इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस के टी स्क्वायर, जब मान लिए तो ये इसका डायमेंशन 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका डायमेंशन 1 के बराबर होगा तो के टी स्क्वायर, देखिए इसका अब पूछेगा यहाँ पे के का डायमेंशन पूछेगा तो के टी स्क्वायर का 1 हो गया, ठीक है, डायमेंशन। तो के बराबर टी इनवर्स हो जाएगा, 1/t होगा तो टी इनवर्स यानी कि टी के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी का पावर -2। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस है, हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस है जिसको हम लोग देखते हैं। पहली, वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला इन विच लॉग एक्सपोनेंशियल ट्रायंगल फंक्शन एटसेट्रा। अब देखिए जिसमें ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएंगे उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा डिराइव नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन ऑफ 2 या फिर 2 से अधिक, ठीक है, सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 इन्वॉल्व कैंट बी डिराइव्ड। अगर दो या 2 से अधिक सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन है टर्म्स का, तो हम लोग उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं डिराइव कर सकते हैं। अगर हम लोग v इक्वल टू यू टू को डिराइव करना होगा तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन v इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए इसमें जुड़ रहा है ना दोनों, तो इनको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। वी कांट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हम लोग डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए t बराबर 2π √L/g। अब देखिए L/√L/g हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन 2π को हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन में 2π भी होगा। अब
अब ये हम लोग का डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म हो गया। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स में डिनोट किए जाते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं एक नंबर में, ठीक है। तो देखिए ऑल इसका कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो रूल्स हम लोग देखते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जितने भी आपको दिखेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी जीरो हैं दो नॉन जीरो के बीच 5 मान लीजिए जी कीजिए 5003, तो इसमें क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो 5003, तो 4 हो गए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। मतलब कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच के जितने भी जीरो होंगे, जैसे देखिए 5003, तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 4 होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 0 टू द राइट of last 0 to the right of last non zero digits are not significant। देखिए नॉन जीरो डिजिट, देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। 19000 है, ठीक है, ये कितना है 19000। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि आपसे सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो सबसे पहला नंबर कि इसमें कितने जीरो हैं, 1 0 2 0 3 0, 3 जीरो है लास्ट में, और ये क्या है नॉन जीरो है, तो यहाँ पे 1 2। अब देखिए यहाँ पे ये राइट साइड में जीरो बढ़ रहे हैं, तो 19000 में 2 सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 9 के बाद वाला जितने भी जीरो हैं इनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए अगर यहाँ पर पॉइंट लग जाता है, डेसिमल लग जाता है, तो यहाँ पर देखिए 740.000, ठीक है, 000, तो इसको हम लोग अब काउंट कर लेंगे। ये सारे जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट जरूर करेंगे। तो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीरोज लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए जीरो जो होगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के पीछे वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखिए 821 है, इसके पीछे जीरो है, ये जीरो है, तो 0.0821, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर काउंट करना हो तो इधर का जीरोज हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यानी कि नॉन जीरो के पहले लेफ़्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे उसको चाहे डेसिमल में हो चाहे डेसिमल में नहीं हो, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगला अगर देखा जाए कि पावर में किसी भी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। जैसे 1 2 3 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखिए इसको पावर में हम लोग जनरेट करते हैं, तो 12.3 हो गया, इंटू 10 का पावर -1 कर दिए, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब देखिए 1.23 इंटू 10 का पावर 2 कर दिए, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आगे देखते हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट के डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं। तो लास्ट के डिजिट देखते हैं, डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट कौन सा है, तो हम लोग 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें घटा देते हैं। इस जब काउंट करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर घट जाएगा, ठीक है। 5 होगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर को घटाने के लिए हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 हो सकता है, लेस देन 5 हो सकता है, इक्वल टू 5 हो सकता है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया कि लास्ट डिजिट जो होता है ग्रेटर देन 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर लेस देन 5 हो सकता है। पहला एग्जांपल देखते हैं, इसको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। तो 7.776, ये हम लोग राउंडिंग ऑफ किसके लिए कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद वाले प्लेस के लिए, ठीक है। तो 7.776 है, तो यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट देखिए 6 है, यानी कि मोर देन 5 है, ठीक है, मोर देन 5 है।
तो जब हम लोग इसको 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, जब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो ये 7 एज इट इज हो जाएगा 0.78, एक बढ़ा देंगे 6 कर देंगे, 6 है, मोर देन 5 है, तो ये 7 को एक बढ़ा के हम लोग 8 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 7.774, यहाँ पे यानी कि यहाँ ये 5 से लेस देन है, ठीक है, 5 से क्या है, लेस देन है। तो जब हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे और राउंडिंग ऑफ में सिग्निफिकेंट फिगर को कम करेंगे तो ये हो जाएगा 7.77, यानी कि ना इसमें घटेगा और ना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 है, लेस देन 5 है, ठीक है। अब देखिए 5 के इक्वल है, ठीक है, 5 है तो 7.775 है यहाँ पे देखिए। तो जब हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे लेस देन 1 करके तो 7.78 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑड नंबर होगा तो एक बढ़ जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पे इवन नंबर है तो ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। जब 5 होगा और यहाँ पे इवन नंबर होगा तो जितना होगा उतना ही रह जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन ऑड नंबर होगा तो एक बढ़ जाएगा। किस केस में? जब इक्वल टू 5 होगा, लास्ट डिजिट जो होगा इक्वल टू 5 होगा जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम आगे बात करते हैं। तो रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन का कुछ रूल समझते हैं, ठीक है। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल क्या है? तो जब हम लोग दो नंबर लेते हैं, देखिए एक ये है, एक ये नंबर लेते हैं और एक ये नंबर, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल में ये लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 8 7 केवल आएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, 8 7, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पर कितने हैं, डेसिमल के बाद 1 है, देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है। तो जब हम लोग लिखेंगे तो डेसिमल के बाद 1 होनी चाहिए, 1 ही डिजिट होनी चाहिए। और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो जब हम लोग लिखेंगे इसको तो 8 है तो सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे तो जब तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। फिर से मैं समझाता हूँ। जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल होगा तो जिसका पॉइंट के बाद डिजिट्स कम होंगे उतना ही के डिजिट के बराबर आंसर लिखेंगे हम लोग राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। जब हम लोग 12.587 को ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं 12.5 से तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 आया, 87 आया हमारा आंसर। लेकिन ये आंसर राउंडिंग ऑफ और अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू, एडिटिव सब्सट्रैक्शन रूल के थ्रू ये आंसर सही नहीं है। अगर इस आंसर को लिखना है तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग डेसिमल के बाद एक ही डेसिमल के बाद एक ही प्लेस को रखेंगे, क्योंकि जो हमारा जो नंबर्स दिए गए हैं उसके लास्ट उसके एक में एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद। तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 0.1 लिख देंगे, ठीक है। ये नीट में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे आपसे, तो इस पर केयर करना, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल क्या करता है? तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर लिखेंगे। जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दो नंबर्स में से जो डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर में से सबसे पहले चेक करेंगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है और उसी को आंसर में राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल है 5 × 0.125। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ रहा होगा 0.625, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो हमें कितना रखने हैं, 2। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.62 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस रिजल्ट में जो होगा वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा एनी फैक्टर विथ ए स्मॉलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग देखते हैं एरर एनालिसिस, ठीक है, एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस क्या होता है? एरर क्या होता है? सबसे पहले तो जो
एक्चुअल वैल्यू होता है और जो मेजर्ड वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है, मान लीजिए किसी भी हमने 5 मीटर का लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमने उसको मेजर किया 5.1, तो 5 हमारा एक्चुअल नंबर हुआ और 0.1 क्या हुआ, हमारा डिफरेंस हो गया, 0.1 का डिफरेंस हुआ, तो ये एरर हमारा कितना हो गया, 0.1। तो एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम लोग एरर बोलते हैं। अब रीडिंग को बोलते हैं A1, मान लीजिए कोई रीडिंग किया A1, दूसरा रीडिंग किया A2, तीसरा रीडिंग किया A3, ऐसे करके हम लोग रीडिंग किए जा रहे हैं। लास्ट में हमारा आ रहा है AN, मतलब N 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रीड किया, और उसका एक ट्रू वैल्यू होता है जो कि जिसको डिनोट करते हैं AT से, ठीक है। ऐसा वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होता है और ये मेजर कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये मेजर किए हुए हैं। सपोज दैट कि हमने 5 मीटर का एक लेंथ है तो 4.9 मेजर किए हैं, A2 मेजर किए हैं 4.6, A3 मेजर किए हुए 6.1, तो ऐसे करके हम लोग मेजर करते जा रहे हैं। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सारे को जोड़ देंगे मेजर्ड वैल्यू को, और जितना नंबर होगा उतना से डिवाइड कर देंगे तो हमें ट्रू वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिए इसी आधारित अब एरर आएंगे, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, ठीक है। इसको डेल्टा A1, ठीक है, डेल्टा A1 से डिनोट किए। तो पहला एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग AM, मतलब जो मीन वैल्यू है, जो हमारा ट्रू वैल्यू है, उसमें से A को घटा दिए, मेजर किए हैं जो, उसको घटा दिए, तो हमें क्या मिल गया, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा डिजिट A2 है, तो A2 में से हमने क्या किया, मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से एक्चुअल वैल्यू को घटा दिए A2, ठीक है। डेल्टा AN हम लोग कैसे निकालेंगे, तो AM, मेजर्ड वैल्यू से AN घटा दिए तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा AN। अब ये हमें मिल चुके हैं, जो हमारा डिफरेंस आया है मेजर्ड वैल्यू में ट्रू वैल्यू से डिफरेंस आया है, ये हमें मिल चुका है। अब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, तो ये हमें वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं, ये एरर आ चुके हैं हमारे, ये एक्चुअल जो मेजर किए हैं उसमें से हम लोग घटा लिए हैं, तो हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पे पूरे तरीके से एब्सोल्यूट एरर मिल चुका है। अब एब्सोल्यूट एरर को हमें मीन एब्सोल्यूट एरर में चेंज करना है, तो अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो जितने भी हमने काउंट किया है मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए, हम लोग क्या करेंगे, सारे को जोड़ेंगे। अब जितने को काउंट किए हैं सारे को जोड़ेंगे, और नेगेटिव में आया हो या फिर पॉजिटिव में आया हो, हम लोग हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव करके ही लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, सारे को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितना एरर है, जितना ये है, उतना से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देखिए, अगर A को लिखना है तो मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ अगर लिखना है A को, तो A है, एक्चुअल है, और इसको लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा A, यानी कि कितना एरर हुआ है। तो अब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। अब जो डेल्टा A है, ठीक है, A और बट्टे A करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा, ठीक है। डेल्टा A बट्टे A करेंगे, डेल्टा A बट्टे A करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। अब देखिए परसेंट एरर, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, पर फ्रैक्शनल एरर में 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें मिल जाएगा परसेंट एरर, ठीक है। तो परसेंट एरर कैसे निकालते हैं, देखिए परसेंट एरर बराबर डेल्टा A बटे इंटू 100 कर देंगे, और देखिए ये दिया रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि परसेंट एरर निकाल के आप बताइए, तो उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो डेल्टा A ये लिख देंगे ऊपर, प्लस माइनस हटा देंगे, प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, डेल्टा A बटे A इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट एरर मिल जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज बराबर क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज बराबर होगा फाइनल
फाइनल जितना है और इनिशियल में कितना है, इनिशियल फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे बट्टे इनिशियल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल चेंज मिलेगा। परसेंट चेंज बराबर यही फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 कर देंगे, फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, परसेंट चेंज। ठीक है, पहले 5 था फिर 6 हो गया, तो अब बताइए फ्रैक्शनल चेंज, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 हुआ है तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 और इनिशियल कितना था 5 था, तो 1/5 इंटू 100 करेंगे, यानी कि परसेंट चेंज कितना हुआ 20%। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब देखिए परसेंट लॉस क्या होगा। ठीक है, तो परसेंट लॉस के केस में इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे, इनिशियल ज़्यादा होगा फाइनल कम होगा, और इनिशियल से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंट लॉस। और परसेंट इंक्रीज में से फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे बट इनिशियल करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये हमें मिल रहा होगा। अगर देखिए, अगर नोट यहाँ पे बहुत ही नोट इंपॉर्टेंट है, फॉर स्मॉलर चेंज, छोटी सी चेंज हुई है बिल्कुल छोटी सी, तो हम लोग उस केस में डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। जैसे y बराबर x का पावर n, इस केस में अगर हमें छोटी सी चेंजेस निकालनी है तो डेल्टा y बटे y में चेंज हुआ है कितना, डेल्टा y बटे y कर दिए तो ये हमें मिलेगा n इंटू ये n है तो n पावर जो भी होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और कितना चेंज हुआ है x में तो डेल्टा x बटे x कर देंगे तो ये हमें मिल रहा होगा छोटी सी चेंजेस। अब देखिए y बराबर कोई इक्वेशन दिया हुआ है इतना, x का पावर n, z का पावर n और a का पावर p। अब पूछेगा कि इसमें 2% चेंज हुआ, इसमें 3% चेंज हुआ, इसमें 4% चेंज हुआ। अब बताइए y में टोटल कितना चेंज हुआ, तो y में फ्रैक्शन चेंज बराबर कितना चेंज हुआ, डेल्टा y बटे y करेंगे जब हम लोग तो ये हो जाएगा n, जो पावर में होगा वो n में आ जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे डेल्टा x बताया हुआ रहेगा उसमें कितना चेंज हुआ है और बटे x करेंगे, प्लस करेंगे, ऊपर वाला जो होगा प्लस में होगा। तो m यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z का पावर n है तो इसको z का पावर इसको m कर लेते हैं, या तो यहाँ m कर लेते हैं या फिर यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने m कर लिया तो m बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा z बटे z। अब डेल्टा z बताएगा आपको कि कितना चेंजेस हुआ है, बटे z करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे है तो नेगेटिव में, नीचे वाला चीज़ को हम लोग जब भी लिखेंगे तो नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस p, इसका पावर कितना है p। ठीक है, p लिख देंगे और डेल्टा a बटे a कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन y। ठीक है, उसी तरीके से देखिए अब आगे है अपना y बराबर साइन x। ठीक है, y बराबर क्या है साइन x, तो y में कितना चेंज हुआ है तो इसको डेल्टा y बटे y करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और ये हो जाएगा डेल्टा x बटे x। क्लियर है। वैसे ही देखिए y इक्वल टू e का पावर x है तो डेल्टा y बटे y करेंगे तो e x का डिफरेंशिएशन एक्स ही रह जाएगा और x में कितना चेंज हुआ है तो डेल्टा x बटे x हो जाएगा। अब देखिए बिगर चेंजेस जो भी हैं, जितने भी बड़े चेंजेस हैं ग्रेटर देन 5% है, 5% से अधिक चेंजेस हैं, उनको डेल्टा x बटे x निकालेंगे तो फाइनल कितना है माइनस इनिशियल कितना है बटे इनिशियल करेंगे तब जाके हम लोग बिगर चेंजेस का बराबर आएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इफ़ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, दो दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन ए और बी है जो कि डिफरेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड, इसमें से कौन सा ऑपरेशन वैलिड है। तो इसमें से देखिए पहला है ए बट्टे बी, दूसरा ऑप्शन है ई का पावर माइनस ए बट्टे बी, तीसरा ऑप्शन है ए माइनस बी और चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी। तो इसमें से दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सीधे रॉन्ग है। ठीक है, जैसे a माइनस बी, तो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं जब उनका डायमेंशंस सेम हो। ठीक है, डायमेंशन अगर सेम है तब जाके हम लोग घटा या जोड़ सकते हैं, ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस में देखा। दूसरा देखिए, दूसरा e का पावर माइनस ए बी, तो e का कोई डायमेंशन ही नहीं होता तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का पहला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है तो ए बटे बी आंसर नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई m का पावर a, b का l का पावर b और t का पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल हैव। पहला दिया हुआ है फोर्स। ठीक है, पहला दिया हुआ है अपना फोर्स, तो फोर्स में दिया हुआ है
देखिएगा फोर्स में दिया हुआ है A इक्वल टू 0, ठीक है, B इक्वल टू -1 और C इक्वल टू हो जाएगा C इक्वल टू -2 दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स में, ठीक है। और ये हम लोग का जो डायमेंशन दिया हुआ है MA, ठीक है, और LB और TC, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग देखेंगे 0 रखेंगे, m का पावर 0 रखेंगे तो m खत्म हो जाएगा, यानी कि फोर्स का ये फॉर्मूला नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर। तो प्रेशर जो है, प्रेशर में क्या दिया हुआ है देखिए, A बराबर A बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा B बराबर -1 और C बराबर दिया हुआ है -2। तो अगर हम लोग A का -1 रखते हैं, B के जगह A के जगह 1 रखते हैं, B का -1 रखते हैं और C का -2 रखते हैं, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MB का पावर ML का पावर -1 और T का पावर -2, ठीक है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है m1 l का पावर -3 एंड a स्क्वायर और अपना हो जाएगा t का पावर 4 और ई स्क्वायर है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml t का पावर -3 एंड i का पावर 1 होगा, ठीक है। और ये स्क्वायर में है तो इधर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। पावर को बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर m और 2 है तो -1 है, तो क्या हो जाएगा, m बचेगा। अब जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है उसका हम लोग लिख रहे हैं। अब देखिए दूसरा L स्क्वायर है, यहाँ पे L क्यूब है, तो L कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए ऑप्शंस में L का पावर -1 किस में है, ठीक है, तो L का पावर -1 केवल ऑप्शन नंबर 3 में है, तो बाकी सारा हमें निकालने का जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3rd, ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा 3rd। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत ही आसान है। इसको देखा जाए तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√अंडर μ0 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्स में है तो इन्वर्स में आएगा तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, और ये पावर हाफ है यानी कि ये √अंडर है, ठीक है। अब ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, ये एक फार्मूला होता है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर इसका आता है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है तो इतना √अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें मिल जाएगा। तो इसका डायमेंशन होगा वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर, यानी कि LT-1, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, 3, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूजिंग मास लेंथ टाइम एंड करेंट द फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशंस ऑफ परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का डायमेंशन पूछ रहा है, तो परमिएबिलिटी का डायमेंशन अपना होगा ML T-2 A-2। ये होता है परमिएबिलिटी का डायमेंशन। हम लोग क्वेश्चंस में ऐसे ही टिक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डिराइव किए हुए हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब कोई भी शब्द में अगर रिलेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा अपना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग निकाल चुके हैं। तो F बराबर होता है Gm1 m2 बटे r², ठीक है, Gm1 m2 बटे r²। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो देखिए जी हमें निकालना है, तो G बराबर हो जाएगा
FR² M1 M2, ठीक है। अब इसका F का हम लोग पता है और R का भी डायमेंशन पता है, R लेंथ है, M मास है। तो जब हम लोग फोर्स का डायमेंशन लिख के R का लिखेंगे तो हमारा एक्चुअल में जो निकल के आएगा डायमेंशन वो होगा M का पावर -1 L³ और T का पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि रियल गैस का इक्वेशन है, ठीक है। तो P + A/V² है, ठीक है, ये एक है। और यहाँ पर V - B है और इक्वल है RT के, ठीक है। तो ये रियल गैस का इक्वेशन है। अब हमें पता क्या करना है इसमें, तो A का डायमेंशन पता करना है, ठीक है। A का डायमेंशन पता करना है जो कि कांस्टेंट है, इसमें B कांस्टेंट है। तो इसमें अगर हम चलिए A का भी फाइंड कर लेंगे और B का भी फाइंड करते हैं। तो B का डायमेंशन देखा जाए तो B का जो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है यानी कि L का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर A का देखिए, A/V² को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर के बराबर, यानी कि दोनों का डायमेंशन सेम होगा। प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो A/V² का ही डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तभी जुटेंगे जब इनका यूनिट सेम होगा। अब यहाँ देखिए A/L का पावर 6 हो जाएगा, L स्क्वायर में है तो L का पावर 6 हो जाएगा और ये इक्वल होगा ML का पावर -1 T का पावर -2 का। अब A का डायमेंशन अगर देखें तो यहाँ L 6 आएगा तो ML का पावर 5 हो जाएगा, 1 घटेगा तो, और T का पावर -2 हो जाएगा। यानी कि A का अपना डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। तो हमने पीछे जो पढ़ रहे थे हम लोग थ्योरी में देखा प्लैंक कांस्टेंट, पहला ऑप्शन है प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। और इसने पूछा है कि जिसका सिमिलर नहीं है। देखिए दूसरा ऑप्शन टेंशन एंड सरफेस टेंशन, यहाँ पर दोनों में टेंशन है लेकिन इसको देख के कंफ्यूज नहीं होगा, ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग होगा। दूसरा एंगल और स्ट्रेन, दोनों डायमेंशनलेस है तो ये नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन है स्ट्रेस एंड प्रेशर, दोनों F/A होते हैं तो ये हो ही नहीं सकता है। तो अपना 12th नंबर का आंसर चला जाए, अपना क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा क्या 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट पार्सेक इज यूनिट ऑफ, तो पार्सेक का यूनिट जो होता है डिस्टेंस होता है, ठीक है, 2 अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई v बराबर, ठीक है, at प्लस b/t प्लस c, ठीक है। ये इक्वेशन अपना दिया हुआ है, इसमें से a, b और c दोनों क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायमेंशन पूछा है A और B और C का, तो सबसे पहले C का डायमेंशन वही होगा जो T का होगा। तो इसमें से देखिए C का डायमेंशन T के बराबर होगा और ये ऑप्शन नंबर 1 ही में चमक रहा है फर्स्ट वाला में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी A का डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसमें हमने टोटल कवर कर लिया है। अब अगला वीडियो जो हमारा होगा इसी में एक छोटी सी वीडियो आएगी जो कि ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट की होगी, उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट को हम लोग देख लेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ऐसे ही मैं 1 शॉट वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।